मुस्कुराहट, अ ट्रू लव स्टोरी। दर्द गम में हर इंसान में प्यार ढूंढता हूँ मैं। क्यों नहीं तू आकर मुझे गले से लगा लेता। जी हाँ, मोहब्बत का कोई वक्त और ठिकाना नहीं होता। ज़िंदगी के हंसी सफ़र में न जाने कब, कहाँ और कैसे कोई हम सफ़र मिल जाए, जिससे मिलने पर ज़िंदगी और वक्त के बस वहीं रुक जाने का दिल करे। लगे मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी। कुछ ऐसे ही किस्से कहानियों से रूबरू कराती हमारी आज की यह कहानी मुस्कुराहट। स्टेशन पे ट्रेन के आने से पहले बजने वाली इन घंटियों को गिनना मेरी पुरानी आदत थी। न जाने क्यों, पर इन घंटियों को सुनकर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मुझे अपने ज़िंदा होने का प्रमाण मिलता था। आज इसी एहसास के बीच मैं आगरा से दिल्ली तक का यह सफ़र पूरा कर रहा था। खैर, ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी और ट्रेन में जल्दी चढ़कर पूरी सीट पर अपना कब्ज़ा जमाना, ये पुरानी प्रथा आज भी लोग पूरा कर रहे थे। लगभग 2 मिनट में ही खचाखच पूरा प्लेटफॉर्म ट्रेन में सवार हो चुका था। मैं भी अब रेलवे के उस पुरानी बेंच से उठा जो मुझे हर स्टेशन पे मिल जाती और अनायास ही मुझे अपनी ओर खींच लेती थी। जैसे कि मैंने सोचा ही था, मेरी बर्थ पे पहले से ही एक महाशय जागते हुए गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें हल्के से हिलाकर बिल्कुल वैसे ही उठाने की कोशिश की जैसे सुबह सुबह कोई माँ अपने बच्चों को उठाती है। हालांकि उन्होंने मेरा पूरा साथ देते हुए छोटे बच्चे की तरह नींद की आगोश में अपने पैरों को थोड़ा सा समेटकर बिना उन्हें परेशान किए चुपचाप वहाँ बैठ जाने का इशारा किया। खैर, भारतीय होने की परंपरा का निर्वहन सफलतापूर्वक हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, भाई साहब, यह मेरी सीट है। पहले आवाज़ में ही गहरी नींद से उठकर उन्होंने मुझे गुस्से से इस कदर देखा जैसे बस आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिन हो, और अपना कंबल समेटकर ऊपर बर्थ पे चढ़ गए। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था, इसलिए मुस्कुराकर मैं अपने बर्थ पर बैठ गया और हमेशा की तरह नॉवल पढ़ने लगा जो अभी अभी स्टेशन के बुक स्टॉल से खरीदी थी। ट्रेन के स्टेशन छोड़े लगभग 20 मिनट हो चुके थे और अब तक मैं अपनी नॉवेल के लगभग 8 पन्ने पढ़ चुका था। तभी मेरी नज़र सामने के कंपाउंड में बैठी एक लड़की पर पड़ी। हल्के पीले रंग का सूट पहने वो मुझे कुछ परेशान सी दिखी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो थोड़ी सी घबराहट में है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना टिकट यात्रा कर रही हो। बार बार पीछे मुड़कर वह टीटी को ना आ जाने सोच रही थी। शायद सोच रही थी कि टीटी को थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। सामान के नाम पर उसके गोद में महज एक छोटा सा बैग था। फिर थोड़ी देर बाद वह खिड़की की ओर हाथ रखकर सो गई और मैं अपने नॉवल पढ़ने में व्यस्त हो गया। लगभग आधे घंटे बाद टीटी ने उसको उठाया और पूछा, कहाँ जाना है बेटी? अंकल, दिल्ली तक जाना है, उसने घबराकर और मासूमियत भरे लहजे में कहा। टिकट है? टीटी ने पूछा। हाँ अंकल, जनरल का है, लेकिन वह चढ़ नहीं पाई, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। ठीक है बेटा, लेकिन 300 रुपये पेनाल्टी लगेगी, टीटी ने कहा। लेकिन अंकल, मेरे पास तो 100 रुपये ही हैं। लड़की की आंखें अब थोड़ी सी भीग चुकी थी। ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरना ही पड़ेगा, टीटी ने कहा। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पे जनरल डब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में 100 रुपये ही हैं। कुछ परेशानी आ गई है, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई हूँ और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई हूँ। बोलते बोलते वह रोने लगी।
टीटी को उस पर दया आ गई और उसने 100 रुपये का चालान बनाकर उसे दिल्ली तक के सफ़र की अनुमति दे दी। टीटी के जाते ही उसने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन किया कि जल्दबाजी में वह पैसे रखना भूल गई है और अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। कैसे भी करके दिल्ली स्टेशन पे उसे कुछ पैसे भिजवा दें, नहीं तो वह समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद मेरे मन में एक ही बात बार बार आती थी कि हो ना हो यह लड़की किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर है। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देख के मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मन कर रहा था कि उसके पास जाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत। लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह से सोचना और उसके पास जाकर उससे बात करना अजीब था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी ना हो और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। इतना सोचकर मेरे मन में फिर से विचारों का उथल पुथल शुरू हो गया था। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद कुछ उपाय सोचने लगा जिससे उसकी मदद भी कर पाऊँ और उसकी पहचान में भी ना आऊँ। बहुत देर तक सोचने के बाद जिस नॉवेल को मैं पढ़ रहा था उसकी आखिरी पन्ने पे मैंने लिखा, बहुत देर तक तुम्हें परेशानी में देख रहा हूँ। पैसे न होने की बात से जो तुमने फ़ोन पर किसी को बताई वह भी मैंने सुनी। मैं जानता हूँ कि किसी अजनबी को इस तरह पैसे भेजना अजीब है और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए इस किताब के साथ 800 रुपये भेज दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए नीचे अपना एड्रेस भी लिख रखा हूँ। जो तुम्हें सही लगे तब मुझे यह पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे यह पैसे वापस करो। एक अजनबी हमसफ़र। यह चाय वाले को हाथों मैंने किताब उस लड़की को देने को कहा और चाय वाले को उस लड़की को मेरे बारे में बताने से मना किया। किताब और उस पर रखे पैसे मिलते ही लड़की ने मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन तब तक मैं अपने बर्थ पे कंबल ओढ़कर सो गया था। उसे ट्रेन के उस डब्बे की भीड़ में कोई भी नहीं दिखा जो उसकी तरफ देख रहा हो। थोड़ी देर बाद कंबल का एक कोना थोड़ा सा हटाकर मैंने उसकी ओर देखा। पैसे पाकर अब उसके चेहरे पे एक चमक आ चुकी थी और सुर्ख होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। उस दिन उसकी वह मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे कई सालों से मुझे बस इसी मुस्कुराहट का इंतज़ार था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरे दिल उसके हाथों में थमा दिया था। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चादर का कोना हटाकर उसकी ओर देखकर सांसें ले रहा था। पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। जब नींद से जागा तब तक दिल्ली स्टेशन आ चुका था। मैंने उस सीट की तरफ देखा तो वह लड़की जा चुकी थी, लेकिन सीट पर वही कागज़ पड़ा था जिस पर मैंने कुछ लिखा था। मैंने जल्दी से उतरकर वह कागज़ उठा लिया। कागज़ की दूसरी तरफ लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई हैं। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके दिए इन पैसों से मैं अपने माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। बीमारी की वजह से माँ को ज़्यादा वक्त तक घर में भी नहीं रखा जा सकता। आज आपकी वजह से मैं सही वक्त पर घर पहुँच पाऊँगी।
आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वह नम आँखें और मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। हर रोज़ पोस्टमैन का इंतज़ार करता और उससे पूछता, शायद किसी दिन उसका कोई ख़त आ जाए। आज 2 साल बाद एक ख़त मिला। लिखा था, आपका कर्ज मैं अदा करना चाहती हूँ, लेकिन ख़त के ज़रिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र।